आशियाना एक शताब्दी पहले की बात है। मंदसौर जिले के ग्राम जीरण में बहुत से व्यापारी रहते थे। उस जमाने में गांव में उनका वर्चस्व रहा होगा, पर समय पलटते देर नहीं लगती। उनका भी आर्थिक बदलाव हुआ होगा। उस गांव में उनका धंधा मंदा चल रहा होगा, इसलिए वहां के कुछ व्यापारियों को गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा होगा। बाहर निकलकर उन्होंने वहां अपना व्यापार जमाने की कोशिश की होगी। जहाँ व्यापार जमता लगा होगा, वहीं पर वे लोग बसने लगे। व्यवसाय जमते जमते वे वहीं स्थापित होने लगे। कुछ समय बाद उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। इस दौर में कुछ व्यवसायी झालावाड़ राज्य के ग्राम डग में बस गए थे। वहाँ उन्होंने काफ़ी उन्नति की। आर्थिक उन्नति के साथ साथ गांव में उनका वर्चस्व बढ़ता गया और राजा उन्हें छोटे मोटे पदों पर आसीन करने लगे और धीरे धीरे उनका वर्चस्व और बढ़ने लगा। उनमें से एक चौधरी परिवार भी था। उस परिवार की उन्नति अधिक थी। किसी समय राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक गांव की जमींदारी सौंप दी। धीरे धीरे उनके जमींदारों जैसे ठाट बाट होने लगे। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। विश्व युद्ध के कारण कई वस्तुओं की कमी हो गई थी, इसलिए सरकार को उनका राशनिंग करना पड़ा। राशनिंग करते समय अंग्रेज़ों ने कुछ व्यापार प्रभावशाली व्यक्तियों को सौंप दिया, जिसमें उन्हें दोहरा लाभ मिला। उसमें एक व्यापारी रोड़ाजी घिसाजी थे। उनका काफ़ी नाम चला। इसी परिवार की अगली पीढ़ी में दो पुत्र श्री ओकार लाल जी और श्री मुन्नालाल जी हुए। श्री ओकार लाल जी के पुत्र श्री वर्दीचंद जी और मुन्नालाल जी के पुत्र श्री दौलत राम जी थे। श्री दौलत राम जी न्यायप्रिय और लोकप्रिय थे। झालावाड़ राज्य की कोर्ट में वे वर्षों तक ज्यूरी रहे। वे कांग्रेस पार्टी से ग्राम पंचायत डग के सरपंच आजीवन रहे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तीनों काल सामायिक करना और रात्रि में पोषत करना उनकी प्रवृत्ति में था। साधु साध्वी के चातुर्मास करवाने में अग्रणी थे। डग श्री संघ के बड़े संत सतियों के दर्शन करने के लिए अपने खर्च से लोगों को ले जाते थे। उनके समय में मूर्ति पूजक और स्थानकवासी मिलकर ही रहते थे। किसी भी त्योहार पर दोनों पक्षों में कभी विवाद नहीं हुआ। किसी समय विवाद हुआ और वे मौके पर जाकर खड़े होते तो विवाद अपने आप शांत हो ही जाता था। सभी समाज के लोग उनका सम्मान और आदर करते थे। डग ग्राम के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जो आगे जाकर गंगधार ग्राम में जाकर छोटी काली सिंध नदी में मिल जाती थी। उसी नदी पर मछली मारने से लोग डरते थे। उन्होंने कई लोगों को मछली मारने के उपकरण जब्त कर लिए थे। कई लोगों के मछली मारने के उपकरण जब्त कर लिए थे। उसकी कहीं शिकायत नहीं होती थी। उस समय का माहौल राम राज्य जैसा था। लोग अमन चैन से रहते थे और जवान दौलत राम जी हर बार निर्विरोध सरपंच चुने जाते थे। उन्होंने पंचायत में कई विकास और निर्माण कार्य करवाए। किसी काम में शासन से धनराशि कम प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पास से पैसा लगाकर काम पूरे करवाए। उन्होंने जो धनराशि अपने पास से खर्च की, उसकी मांग शासन से नहीं की और उनका मानना था कि राशि जनहित में खर्च हुई है, इसलिए कोई बात नहीं। वे ऐसे उदार थे। वे शत्रुओं को भी आसानी से क्षमा कर देते थे। इसी कारण लोगों ने उनका नाजायज़ लाभ उठाया। मैं 2 वर्ष का था उस समय उन्होंने शील व्रत के सौगंध ले लिए थे, जो उन्होंने आजीवन निभाए। श्री दौलत राम जी बहुत ही सीधे सज्जन व्यक्ति थे। वे जैन धर्म के सिद्धांतों से भली भांति परिचित थे। जैन धर्म के 32 आगम शास्त्र हैं। सभी का उन्होंने गहन अध्ययन किया। डग स्थानक में संत सत्यों के चातुर्मास नहीं होते थे। उस अवधि में प्रवचन देने का काम वे ही करते थे। वे हमेशा सत्य के पुजारी रहे। वे प्रामाणिक व्यक्ति थे। उनकी बात को बच्चे बूढ़े सभी एक स्वर से स्वीकार करते थे। उन्होंने कई प्रकार के व्यवसाय किए, सोने चांदी, वस्त्र, बर्तन आदि। व्यवसाय में भी एक निश्चित दर से मुनाफा लेते थे। उस जमाने में उधारी का चलन था
उधारी आसानी से वसूल हो जाती थी वह कर लेते थे, जो उधारी आसानी से वसूल हो जाती थी वह कर लेते थे, जो नहीं होती थी उसे छोड़ देते थे। उन्होंने उनके जीवन में उधारी वसूली के लिए किसी पर भी मुकदमा दायर नहीं किया। उनकी भलमनसाहत और नेक नीति के कारण व्यवसाय धीरे धीरे सिमटते चले गए और एक एक करके बंद होते चले गए। उनका विवाह गांव के ही सेठ श्री मिश्रीलाल जी की सबसे बड़ी सुपुत्री कुमारी बसंती बाई के साथ संपन्न हुआ। उनके 3 पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्री का देवलोक गमन बाल्यावस्था में ही हो गया था। पुत्र माणकलाल, मोतीलाल और सागरमल क्रमशः पढ़ाई करके किराने के व्यवसाय में लग गए और सागरमल शहर में पढ़ाई करने गया। पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी सरकारी विभाग में हो गई। उनका विवाह मंदसौर जिले के ग्राम आत्री के नगर सेठ श्री भोजलाल जी की पुत्री के साथ संपन्न हुआ। सागरमल ने पढ़ाई करने पोत्री के साथ संपन्न हुआ। सागरमल जी ने पढ़ाई करने हेतु सबसे बड़े भाई के 3 बच्चों को अपने पास बुला लिया। वे वहीं उज्जैन रहकर पढ़ने लगे। बड़े भतीजे श्री पुखराजमल जी ने MSc B.Ed कर उत्तीर्ण कर सरकारी स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक नियुक्त हुए। दूसरे पुत्र श्री सुंदरलाल जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गए और पैतृक व्यवसाय संभाल लिया। उनसे छोटे भाई श्री वर्धमान जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और सिंचाई विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर रहे। सबसे छोटा बेटा पारसमल जी खेती में एक्सपर्ट रहे। उनके ऊपर आकाशी बिजली गिर गई थी। बड़े भाई साहब की 6 पुत्रियां हैं। उन सब का समय पर विवाह संपन्न प्रतिष्ठित परिवारों में हो गया। छोटे भाई साहब मोतीलाल जी के 1 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। पुत्र राकेश ने नया बिजनेस शुरू कर दिया और उसमें वो भी सफल रहा। भाई साहब की तीनों पुत्रियों का विवाह भी समय पर संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में हो गया। एक बार उस समय में बगीचे में घूमने गया, तब एक गुंडे ने मुझे घेर लिया था। वह मुझसे सोने की चेन और घड़ी और रुपये की मांग कर रहा था। रात का समय था, वह भी अकेला और मैं भी अकेला था। मैंने उससे कहा, तेरे में दम हो तो तुम मुझसे ले ले। उसके हाथ में चाकू था। उसने वार किया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचता हुआ पुलिस कोतवाली की ओर ले चला। थोड़ी देर में वह घबरा गया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, पर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा कि तो भविष्य में किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा तो छोड़ देता हूँ। उसने वादा किया तो मैंने छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद भी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उसको कोर्ट में लेकर आई। मेरा ऑफिस भी वहीं था। मैंने उससे कहा कि तूने जो वादा किया वह नहीं निभाया, जो गलत काम किया, तो तुझे कोर्ट तक आना पड़ा। उसको कोर्ट से जमानत मिल गई, पर मैं उसके बाद से बड़ा सावधान रहने लगा, क्योंकि बदमाशों का कोई भरोसा नहीं, वह अनजाने में भी वार कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली पुत्री का जन्म 6 मई को 1968 में हुआ। उसका नाम संगीता रखा। कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र उज्जैन से खरगोन हो गया और मेरा पोस्टिंग वहाँ की वर्ला तहसील में हुआ। वर्ला में CWC का इंचार्ज भी था। उसमें लड़के लड़कियों का हॉस्टल चिकित्सालय भी थे। उस सबको वेतन में ही देता था। हमारे एक चिकित्सक ने मेरी शिकायत कलेक्टर से कर दी थी। जैन साहब मुझे वेतन देने के लिए अस्पताल नहीं आते। उसके कुछ दिनों बाद मेरे कार्यालय का निरीक्षण कलेक्टर साहब ने किया तो सब काम व्यवस्थित देखकर मेरी सराहना की और मुझे अच्छे स्थान राजपुर पर ट्रांसफ़र कर दिया। 1 साल वहाँ रहने के बाद ट्रांसफ़र पार्टी कर दिया गया। पार्टी में रहते हुए मुझे बड़वानी रहने की अनुमति मिल गई थी। बड़वानी में पुत्र का जन्म हुआ, नाम सुशील रखा। उसका जन्मोत्सव मनाया। मेरे पिताजी भी शामिल हुए। पार्टी में साल भर रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र भोपाल से सेगांव हो गया। गांव में 1 सप्ताह भी नहीं रह पाया और ट्रांसफ़र मंदसौर हो गया। मंदसौर वाले का यहाँ हो गया, लेकिन वह मंदसौर छोड़ना नहीं चाहता था।
उसके पिता राजनीतिज्ञ थे तो उसने अपना ट्रांसफ़र निरस्त करवा दिया। उसके साथ मेरा ट्रांसफ़र भी निरस्त हो गया। मैं वहाँ से वापस शेगांव आ गया और कलेक्टर साहब से मिला। उन्होंने मेरी पदस्थापना निवाली कर दी। मैं निवाली आ गया। निवाली में मेरा क्वार्टर सड़क के किनारे था। वहाँ पर एक रात को उठकर देखा तो हमारे पास सुशील नहीं था। मुझे शंका हुई कि खिड़की में दरवाजे नहीं थे तो कोई जंगली जानवर उठाकर तो नहीं ले गए, और घर में ही ढूंढा। वह गिरकर मटके के नीचे पड़ा मिला। वह बिल्कुल ठंडा और बेहोश हो गया था। उसको उठाकर लाए, पलंग पर लेटाया और सिगड़ी से उसकी माता ने और मैंने उसको तपाया। तब तक तपाया जब तक कि उसको होश नहीं आया। सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास ले गए और चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दवाई दी थी और हमें आश्वासन दिया था कि अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। तब हमें विश्वास हुआ कि सब कुछ ठीक है। उस दिन सुशील को नया जीवन मिला। हम रात में भी अधिक सावधानी से सोने लगे और क्वार्टर में जहाँ दरवाजे नहीं थे वहाँ दरवाजे लगवा दिए। निवाली में कस्तूरबा ट्रस्ट द्वारा लड़कियों का एक आश्रम था। वहाँ की संचालिका श्रीमती कांत्याबेन त्यागी थी। उनका संचालन कठोर था। एक बार जिला संयोजक आरक्षक आश्रम का निरीक्षण करने आए तो डाक बंगले में ना रुककर आश्रम में ही रुके। कांता देवी ने जिस कमरे में वह रुके थे उसके चारों तरफ ताले बंद करवा दिए। किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी, कारण वहाँ जवान लड़कियाँ पढ़ती थी। उनको मुझ पर बहुत विश्वास था। उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को निर्देश दे रखा था कि जैन साहब मंडल संयोजक रात को भी आए तो इनको आने देना, और यही मुझे भी बता रखा था, कभी भी आश्रम में आ सकते हो। एक बार आश्रम की लड़कियों को उन्होंने रामनोद जिला प्रतियोगिता में भेजा। उनके साथ वहाँ की अध्यापिकाएँ भी गई थी और उन्होंने मुझे साथ में भेजा। वहाँ से आश्रम जीत कर आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। निवाली में मेरे पास 2 विकासखंड का चार्ज था, पांसेमल और निवाली। जरार से तोरणमाल का रास्ता पैदल ही था। वहाँ पर गुरु गोरख महानाथ का मंदिर था। महाशिवलिंग रखा रहता था। कोई भी काम की इच्छा करके शिवलिंग को दाहिने हाथ से उठाते तो कामना पूरी होने वाली होती तो शिवलिंग आसानी से उठ जाता। अगर पूरी ना होने वाली हो तो आप उसको हिला भी नहीं सकते थे। बहुत सारे यात्री इसको आजमाते थे। निवाली में एक चतुर्वेदी नाम के लेक्चरर थे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरे 2 बच्चे एक साथ होंगे, लिंग उड़ जाएगा, और उसके हाथ से शिवलिंग उड़ गया। बाद में उसको 2 बच्चे भी हुए। निवाली से सेंधवा 19 किलोमीटर था। आगरा मुंबई रोड पर था। सेंधवा से 15 किलोमीटर दूर बिजासन माता का मंदिर था। हम जाते रहते थे। बिजासन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा लगती थी, इसलिए दोनों राज्यों के यात्रीगण बिजासन आते थे। हम कई बार मोटरसाइकिल से गए। एक हिल स्टेशन था, वहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि पिकनिक हो जाती थी, और कस्तूरबा ट्रस्ट झाकर गांव में विकलांग बच्चों का आश्रम खोल दिया था। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम वहाँ भी जाते थे। निवाली में हम निवाली में ही तीसरे बच्चे का जन्म 1 मई 1973 को हुआ। उसका नाम शैलेंद्र रखा। वो बच्चा चंचल था। एक बार गार्डन चेयर पर बैठा था, गिर पड़ा, उसके हाथ की उंगली कट गई। मैं टूर पर था। मैं शाम को लौटा तो धर्मपत्नी ने बताया कि शैलेंद्र की उंगली कट गई है, जरा सी चमड़ी से अटकी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि इसे अलग करना पड़ेगा। मैं शैलेंद्र को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से चर्चा की। उंगली को ऐसे ही रखकर गत्ते के छोटे टुकड़े रखकर बांध देते हैं। डॉक्टर मेरी बात मान गए और वैसा ही किया। दूसरे दिन पट्टी खोलकर देखा तो उंगली जुड़ गई थी। अगले दिन ही गत्ते की पट्टियों का सहारा लेकर उंगलियों को फिर बांध दिया। बाद में खोला तो उंगली पूरी तरह जुड़ गई थी। डॉक्टर भी प्रसन्न हुए। मुझसे कहा, जैन साहब तरकीब काम कर गई, अच्छा हो गया बच्चा। बाद में निवाली में ही चौथे बच्चे का जन्म हुआ। वह लड़की थी। उसके जन्म के दूसरे दिन ही बच्ची रोते समय नीली पड़ जाती थी। डॉक्टर को बताया, बोले बच्ची को इंदौर ले जाना पड़ेगा, लेकिन
यहाँ से कोई साधन नहीं है। इंदौर वहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। डॉक्टर बोले नवजात शिशु को इतनी दूर ले जाना ठीक नहीं होगा, उन्होंने सेंधवा ले जाओ। उस दिन में उसी समय एम्बुलेंस करके सेंधवा ले गया। सेंधवा में बच्ची का इलाज किया पर वह कारगर नहीं रहा। माँ को साथ नहीं ले गए थे। उसकी तबीयत खराब देखकर माँ को भी सेंधवा अस्पताल लाए। बच्चे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। माँ के सामने ही बच्ची के नाक से खून आया और वह चल बसी। इस समय रात को निवाली ले आए। रात भर बच्चे को निवाली घर पर ही रखकर सुबह उसका दाह संस्कार किया। हमको बहुत दुख हुआ। निवाली में रहते हुए मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। उस समय गांव में टेलीफोन नहीं होते थे। नई दुनिया पेपर में खबर आई तो पता चला कि पिताजी का देहावसान हो गया। रात को ही शैलेंद्र पलंग से नीचे गिर पड़ा और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सुबह भरवानी के लिए निकले। जिला अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया और वहीं से डग निकल गए और दूसरे दिन तक पहुँचे। पिताजी का देहांत हुए 5 दिन हो गए थे। हम वहीं 15 दिन रुके, बाद में निवाली वापस आ गए। कुछ दिनों बाद निवाली से मेरा ट्रांसफ़र झाबुआ हो गया। झाबुआ पहुंचने के बाद मेरी पदस्थापना कठीवाड़ा हो गई। कठीवाड़ा राज्य की सीमा पर था और जंगल भी था। कठीवाड़ा झाबुआ का हिल स्टेशन था। पुराने ज़माने में यह राज्य था। माँ के बड़े राजकुमार मुंबई में एक बैंक अधिकारी थे और छोटे राजकुमार मुंबई में ऑल इंडिया के जाने माने मनोचिकित्सक थे। उनकी लिखी कई पुस्तकें डॉक्टरी करने वाले स्टूडेंट पढ़ते थे। उनकी पत्नी बोनसाई की शौकीन थी। उन्होंने अपने बंगले पर मुंबई में बोनसाई का बहुत बड़ा बगीचा लगा रखा था, इसलिए उन्हें सभी जानते थे। बड़े राजकुमार, उनका नाम जयेंद्र सिंह था। उन्होंने अलियाजपुर में राजकुमार की पत्नी से विवाह किया था। यहाँ मध्य भारत का पहला केस था। जयेंद्र सिंह जी की पत्नी चेन स्मोकर थी। फिर उनको गले में कैंसर हो गया। वो मुंबई में ही शांत हो गई थी। उनकी डेड बॉडी को कठीवाड़ा लाकर दाह संस्कार किया गया। बरसात का मौसम था, बारिश बहुत हो रही थी। उनको जलाने के लिए बहुत सारे केरोसिन का इस्तेमाल किया गया। वहाँ के कुछ ठाकुर जमींदार थे, उनके अलग अलग मकान बने हुए थे। सब से मेरे अच्छे संबंध थे। ब्लॉक हेडक्वार्टर होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठीवाड़ा में था। स्वास्थ्य केंद्र में 3 डॉक्टर व कई नर्सें थी। कठीवाड़ा में ही मेरे तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। जन्म घर पर ही हुआ। नर्सें घर पर ही आ गई थी। उसका नाम पंकज रखा गया। पंकज का जन्म 12 जनवरी 1977 को हुआ। इसकी डिलीवरी कठीवाड़ा की एक वृद्ध आदिवासी दाई ने कराई थी। नर्स भी उपस्थित थी। पंकज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हुआ था और यह भी उसके समान ही बुद्धिमान था। 3 साल का होने पर पंकज को वहीं कठीवाड़ा में आदिवासी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। सभी बच्चे आदिवासी स्कूलों में ही पढ़े। आदिवासी बच्चों के साथ में बड़े हुए। पंकज की दूसरी कक्षा होने से पहले ही मुझे झाबुआ जाना पड़ा। पंकज और सुनील मेरे साथ है। इस बीच में पंकज की परीक्षा आ गई। मैंने पंकज को झाबुआ से बस में बिठा दिया और कहा कि यहाँ से किसी के यहाँ भी रुक जाना और सभी अपने ही हैं, परीक्षा देकर वापस आ जाना। पंकज कठीवाड़ा के लिए निकल गया। सुशील और सुनील फुटबॉल खेलने चले गए। फुटबॉल खेलते खेलते शैलेंद्र ग्राउंड पर गिरा। तब सुनील से शैलेंद्र हो गया। शैलेंद्र ग्राउंड पर गिरा और उसकी कोहनी से उसका हाथ टूट गया। शैलेंद्र को वहीं जिला चिकित्सालय में प्लास्टर करवाया। सुबह बड़ौदा के लिए निकल गए। वहां जाकर डॉक्टर केसी पटेल को दिखाया, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। उसने एक्सरे करने को कहा और बोला कि बच्चा छोटा है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये 14-15 साल का हो जाए तब ऑपरेशन करेंगे, अभी तो आप जाओ। हम वहाँ से वापस आ गए। कुछ दिन बाद झाबुआ में प्रदेश स्तर का विकलांगों का रोगोपचार शिविर झाबुआ में लगा। इसमें दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े जगह के हड्डी रोग विशेषज्ञ इकट्ठे हुए। उनमें से प्रसिद्ध विशेषज्ञ की बैठक करवाई और शैलेंद्र को दिखाया। जब उन्होंने भी यही राय दी कि केसी पटेल ने जो दी थी, यह सुनकर हम चुप रह गए।
झाबुआ से कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र भगवानपुरा प्रमोशन के साथ हो गया। झाबुआ से भगवानपुरा आ गए। भगवानपुरा खरगोन से 30 किलोमीटर दूर था, वह भी जंगल में ही था। भगवानपुरा में जब मैं खरगोन मीटिंग में जाता था तो उसी दिन वापस लौट आता था। भगवानपुरा का खजाना भी खरगोन में ही था। 2 फरवरी 1997 को तनख्वाह लेने के लिए जब मैं और मेरा बाबू खरगोन गए, वहाँ से सबकी तनख्वाह निकाल कर बाबू को दे दी। वह 90% तनख्वाह मैंने वहीं बांट दी थी। खरगोन से लौटते समय अंधेरा हो गया था, तभी मोटरसाइकिल से मैं और मेरा बाबू भगवानपुरा के लिए रवाना हुए। हमारे पास तनख्वाह के 7-8 हज़ार। हाँ, 97 लिख दिया। मेरे पास तनख्वाह के 7-8 हज़ार बचे थे। रास्ते में बिस्तान गांव आता था, वहाँ पर घाट था। बिस्तान के किनारे एक नदी थी, उस पर रपट नौवा पुल बना हुआ था। रपटनुमा तो नौवा लिखा था, रपटनुमा पुल बना हुआ था। उससे हमने पार किया कि हमारे ऊपर चोरों ने हमला कर दिया और मैं और बाबू गाड़ी सहित गिर गए। चोरों ने इतना मारा कि मेरा सिर फट गया। वह मुझे मरा हुआ समझकर चले गए। वहाँ चोर गाड़ी चलाने वाले आदमी को ज़्यादा मारते हैं ताकि वह जल्दी से पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुँच सके। घटनास्थल पर मैं बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मैंने बाबू से पूछा, छोड़ गए, चले गए क्या? तो उसने कहा चले गए। मैंने मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश की पर मैं उठा नहीं पाया। बार बार कोशिश करने के बाद गाड़ी खड़ी हो पाई। उसको स्टार्ट किया, फिर बाबू को कहा पीछे बैठ। थोड़ा आगे गए थे, 8-10 लोग सड़क पर खड़े हुए। मुझे लगा कि चोरों ने इनको भी लूट लिया है। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा तो लगा कि वह खेत के रखवाले हैं। मैंने कहा कि रास्ता दो, आगे निकल जाता हूं। मैंने रास्ता दे दिया। हम आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद सामने से जीप आती हुई दिखाई दी। मैंने बाबू से कहा रास्ते के बीच में खड़ा हो जा और जीप को रोक। बाबू रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। जीप को रोका। उसमें सिंचाई विभाग के एसडीओ बैठे थे। बाबू ने इनसे कहा वीडियो साहब को चोरों ने लूट लिया है। वह शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे, पैंट शर्ट भी खोलकर चोर ले गए थे। गाड़ी की डिक्की भी चोर ले गए थे। वह एसडीओ साहब मुझे पहचान नहीं पाए। बाबू ने बताया कि गाड़ी पर बैठे हैं वही वीडियो साहब है। एसडीओ साहब ने कहा तुम मेरी जीप में बैठो, मैं खरगोन जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि भगवानपुरा ही जाना पड़ेगा क्योंकि थाना वहीं है। मैंने मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ दी। खेत में के चौकीदार थे, उनसे कहा कि मोटरसाइकिल भगियापुर में सेठ के यहाँ छोड़ देना। मैं फिर जीप में बैठकर भगवानपुरा आ गया। भगवानपुरा से हम सीधे पुलिस थाना पहुँचे। मुझे घायल अवस्था में देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। थानेदार साहब को घर से बुलाया गया। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। मैंने श्री पवार बाबू के बयान लिए और बाद में स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में ले गए। वहाँ मेरे एक्सरे हुए। 14 टाँके सिर में आए, 3 टाँके हाथ में लगे। वहाँ से दो कारें खरगोन पहुँचने के लिए निकली। खरगोन जिला चिकित्सालय में हम जैसे ही पहुँचे सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए और बोले जैन साहब यह घटना 1 तारीख को हुई होती तो आपको केंद्र शासन से विशेष पुरस्कार मिलता। आपने परिवार नियोजन के मासिक शिविर में बहुत अच्छी उपलब्धि की है। कल ही आप यहाँ से रिलीज होकर गए हैं। खरगोन अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं था। मेरे लिए स्पेशल बेड लगवाकर भर्ती किया गया और सलाइन चढ़ा दी गई। मुझे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो मैंने देखा सलाइन बंद पड़ी हुई है। मैंने सिस्टर को बुलाया, सलाइन चालू की। दूसरे दिन मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था, उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया। दिन भर लोगों का आना जाना चलता रहा, लेकिन रात को मेरा सिर दुखता था कि फट जाएगा। मेरी धर्मपत्नी ने पास में रहने वाले डॉक्टर को बुला लाती थी। डॉक्टर आते और कहते कि सर में गहरी चोट लगी है, आप ज़्यादा बात मत करो। और पत्नी ने कहा जो मिलने आते उनको कह दिया करो कि वह सोए हैं। तो पत्नी कहती कि मैं कैसे मना करूं, दूर दूर गांव से आते हैं।
उस समय वहाँ कलेक्टर सिंह मोहन गुप्त थे। वह मेरे काम से बहुत प्रसन्न थे। मैंने छुट्टी के लिए फार्म भेजा परंतु उन्होंने मंजूरी नहीं की। उन्होंने कहा छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, तुम ड्यूटी पर ही रहोगे। एक सप्ताह बाद ही राज्य स्तर की मेडिकल स्टाफ की हड़ताल हो गई। फिर मैंने अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया और कलेक्टर साहब को बताकर भगवानपुरा आ गया। मैं जैसे ही खरगोन पहुंचा, उसी रात को एसपी साहब ने 7-8 थानेदारों को भगवानपुरा एरिया में तफ्तीश के लिए भेज दिया। भगवानपुरा के थानेदार श्री पवार साहब, उन्होंने थोड़े दिन बाद ही एसपी साहब को प्रार्थना की कि आप थानेदारों को वापस बुला लो, मैं दिन रात एक करके चोरों को पकड़ लूँगा। एसपी साहब सभी थानेदारों को वापस बुला लिया और फिर पवार ने भागदौड़ करके चोरों का पता लगा लिया। चोरों का गांव ही चोरों का था। वहाँ के पटेल का मुखिया था। 6 उस गांव की पुलिस किसी को पकड़कर नहीं ला सकती थी। उन्हीं चोरों में से किसी का केस अंजड़ कोर्ट में चल रहा था। इस काट में थानेदार साहब आ गए और चोर की ज़मानत मिली और जैसे ही वह कोर्ट से बाहर आया उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे मार कर उसके साथियों के नाम पूछे और उनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने अपराधियों को मार कर कबूल करवाते उन्होंने मुझे भी थाने बुलाकर चोरों के सामने बुरी तरह पिटने लगे। मैंने कहा कि साहब इन्हें मत मारिए, इनका चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए। शायद इस बात का असर चोरों पर भी पड़ा होगा। उन्होंने मुझसे लेने की कोशिश नहीं की, बदला लेने की कोशिश नहीं की। आदिवासी की एक आदत होती है, जहाँ से भी नुकसान हुआ है उससे बदला ज़रूर लेते थे। पुलिस ने चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। चोरों को जमानत जिला स्तर से नहीं मिली तो वे हाईकोर्ट इंदौर से जमानत ले आए। वे 4 व्यक्ति थे, 2 तो कोर्ट में उपस्थित हुए और 2 बाद में गायब हो गए। जो उपस्थित हुए उन्हें कोर्ट ने 10-10 साल की सज़ा सुना दी। अनुपस्थित चोरों के बारे में कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि उपस्थित होने पर सुनवाई के बाद फैसला दिया जाएगा। उन दिनों आदिवासी इंदिरा आवास की योजना लागू हुई थी। उसमें 6,000 प्रति व्यक्ति दिए जाते थे। सभी साथियों बीडीओ ने हितग्राहियों को नगद भुगतान बताया, जबकि मैंने हितग्राहियों को बैंक खाते खुलवाए और चेक से भुगतान किया। मेरे क्षेत्र के एक आदिवासी जो कि अपराधी था, वह जेल में बंद था। 31 मार्च को सभी हितग्राहियों का चेक काटकर जाली कर दिए गए थे। जो जेल में बंद हितग्राही था उसका भी चेक उसका चचेरा भाई आकर ऑफिस के अकाउंटेंट से लेकर गया। जेल में बंद हितग्राही विरोधी पार्टी का हितग्राही था। उसको पार्टी वालों ने उकसाया, तू शिकायत कर कि मेरा चेक दूसरा व्यक्ति ले गया। इस आधार पर FIR हुई। चेक पर मेरे हस्ताक्षर से जारी होते थे, इसलिए मुझे भी पार्टी बनाया गया। विरुद्ध केस चलाने के लिए भोपाल से अनुमति चाहिए गई। सरकार ने मेरे विरुद्ध केस चलाने की अनुमति नहीं दी। जिला स्तर के कर्मचारियों ने यह जानकारी SP को नहीं दी, इसलिए केस चला। यह केस लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा और कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया। मेरा ट्रांसफ़र भगवानपुरा से मंडला हो गया। एक दिन भगवानपुरा में मेरे आगर वाले समधी जी का पत्र आया। उन्होंने लिखा था कि मेरे बच्चे का संबंध करने वाला हूँ, तो आपकी बच्ची का संबंध मेरे बच्चे से कर दो। इस प्रकार संगीता का संबंध उनके छोटे लड़के सुरेश कुमार जी के साथ कर दिया और विवाह 1 जुलाई 1987 को हो गया। तो 87 में ही आपको लगी थी ना, 87 में ही वो भी हो गया, शादी भी हो गई थी क्या? 4 महीने में शादी भी कर दी। हमारे समझ नहीं यार, अगले साल हुई होगी। तो ठीक होने में ही 2 महीने लग गए थे पापा जी को। फरवरी मार्च, हाँ। समधी श्री कैसिमल जी, जैन किस सद्भावना की कि उन्होंने संगीता की शादी के बाद कॉलेज जाने की भी और परीक्षा देने की अनुमति दे दी। ख़त्म।